नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की। एक दिन पहले ही हम कह रहे थे कि देश की सियासत में स्थायी चीजें नहीं है। अभी कब क्या बदले, हर घंटे एक नई करवट सामने आती है। हमने कहा था कि आज की शाम जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है कल की पिक्चर बदली भी देखे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। हम सरस्वती के उपासक हैं, कई बार मुंह से निकल भी जाता है कुछ मार्गदर्शन इसी तरह का होता है, और ऐसा ही हो रहा है। देश की सियासत में एक नया घटनाक्रम कहें या ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा कहें इसको, या अपने अपने अंदाज से देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के उस बड़े घटनाक्रम की जिसमें शुक्रवार की शाम को ही यह कहा गया था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। शरद पवार खुद ने इस बात पर मोहर लगाई थी कि हमारी सहमति बन गई है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करेंगे और शनिवार को इसका विधिवत ऐलान कर देंगे। शनिवार का ऐलान तो हुआ, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे शपथ ही हो गई। 5:47 पर मॉर्निंग में विड्रॉ होता है राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यहां तक भी ठीक था। उसके साथ ही अजीत पवार, डिप्टी सीएम की कोई शपथ होती नहीं है, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री के नाते उनको शपथ दिलाई और डिप्टी सीएम मुकर्रर किया गया। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके क्या मायने हैं, तमाम पहलुओं को छूने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं आपको एक बार मजमून दिखाता हूं, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र में दोबारा फडणवीस सरकार। देवेंद्र फडणवीस बने दूसरी बार मुख्यमंत्री। एनसीपी के अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। शिवसेना हाथ मलती रही, बीजेपी ने सरकार बना डाली। बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया सरकार का ब्लूप्रिंट। आज सुबह 8:05 पर दोनों नेताओं ने ली शपथ। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी और शिवसेना को मैंडेट दिया। कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 105 तो वहीं शिवसेना के खाते में 56 सीटें आई, जबकि बहुमत का आंकड़ा 145 का था। उस वक्त लग रहा था कि बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन रिजल्ट के बाद से ही शिवसेना ने 2.5 सीएम पद होने की बात कहकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर दी। कुछ दिनों तक बीजेपी चुप रही, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि अब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच पैक्ट हो रहा है, तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जल्द सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा उलटफेर करते हुए महाराष्ट्र में दोबारा एनसीपी के अजित पवार की सरकार बनवा दी। शपथ के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों को बधाई दी। आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजित दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है। मैंने मुख्यमंत्री पद की ली है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की ली है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर, स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। और अगर एक स्थायी सरकार के आग्रह पर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में अजित पवार के साथ बड़ा तबका आकर सरकार को सहयोग देने का निर्णय करता है, तो लोकतंत्र की हत्या है। इसको क्या कहा जाए? ये जो नई युति बनी है, ये एक स्थायी सरकार देगी। देर रात समर्थन चिट्ठी के आधार पर राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग की। सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे राजभवन। राज्यपाल ने 5:47 पर हटाया राष्ट्रपति शासन। आनंद फानन में की शपथ ग्रहण की तैयारी। सुबह 8:05 पर दोनों ने ली शपथ। माना जा रहा है कि बीजेपी के सरकार बनवाने में 2 भतीजों का रोल अहम है। एक शरद पवार के भतीजे अजित पवार, तो दूसरे बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे। दोनों ने बड़ा गेम प्लान करते हुए शिवसेना के सपने को चूर चूर कर दिया, जो वो पिछले कई दिनों से देख रही थी। नवा जनादेशाचा आदर करणारी जी काही लोक आलेली आहेत, मला असं वाटतं मधल्या काळामध्ये ईव्हीएमवरती एक आरोप केला जात होता, तो कमी पडतो की काय, म्हणून हा सगळा जो काही खेळ खंडोबा चाललेला आहे तो बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की यापुढे आता निवडणुका घोषित न करता मी पुन्हा येऊन बोलण्यापेक्षा मी जाणारच नाही, असं करून फेविकॉल लावून जर कोणी माणसं बसली तर ते अधिक योग्य होईल।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कहा है कि बीजेपी का समर्थन का फैसला अजीत का निजी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनसीपी के सभी 54 विधायकों का साथ बीजेपी को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या सभेत तो राहणार नाही याचा मला विश्वास आहे। जे काही सदस्य त्या ठिकाणी दिले गेले त्यांना पूर्ण माहिती असावी असं मला पहिल्या वेळापासून वाटत होतं। तसंच झालं, आम्हाला काहीही कल्पना नव्हती। आताही सोबत जी मंडळी इथे नाही आहे ती पण जी तिथे एक दोन होती, सगळ्यांची सेम परिस्थिती, कोणाला काही माहिती नाही आणि अचानकपणे समोरच्या लोकांना बघून आम्ही त्या ठिकाणी आमचाच त्या ठिकाणी रक्तदाब वाढला होता। महाराष्ट्र में हुए इस सत्ता के उलटफेर के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसे गलत बताया तो बीजेपी ने इसे सही ठहराया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये इतिहास का काला दिन है। संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविजन है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरह से होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो आपने मजमून देखा, कौन क्या कह रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में। कोई लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, कोई कह रहा है सही कदम है, कोई कह रहा है गलत कदम है। गलत और सही के बीच तो अभी तय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी कदम है किसी ने कदम जरूर उठाया है। यह एक ऐसा अवसर है कि हम 3 दिन पहले ही जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ कहा जाता है कि प्री अलायंस है, अगर वो धर्म पालन नहीं हो रहा है तो हम लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों का पतन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। खैर, भारत के संविधान को भी याद किया जाना चाहिए। महज 3 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर को हमारा संविधान 70 साल का हो रहा है और आज जिस तरह की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, ये सारी चीजें संविधान में बंधी हुई हैं। लेकिन लचीला है संविधान हमारा, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में है, कुछ हमारे परंपरा तो मैं नहीं कहूंगा, परंपरा तो जब बन जाती है तब हमारी आदतों के साथ में हम उसे ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पहले भी हुआ है, ये भी हुआ है। खैर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। पूरा घटनाक्रम जो सब देख रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी ने सोचा नहीं होगा, शायद वो सुबह की खबर रही और नजरें किसी की भी अभी चैनल से नहीं हट रही हैं, सुर्खियों से नहीं हट रही हैं और हर कोई जानना चाहता है कि सब कुछ हो कैसे गया। देखिए योगेंद्र जी, मुझे तो आश्चर्य तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी की हैसियत से राज्यपाल के सविवेक वाला जो पोर्शन है, जो अनुच्छेद 163 में दर्ज है, उसमें राज्यपाल कई सारी चीजों का सविवेक से इस्तेमाल करता है और उस सविवेक से उन्होंने शिवसेना को भी नापा, कांग्रेस को भी नापा और एनसीपी को भी नापा। तीनों को इन्होंने नापा और वक्त भी देने में बड़ा सोच समझ करके दिया। लेकिन जितनी फुर्ती से उन्होंने 5 वर्ष के और कुछ मिनट पर जो काम किया, ये जो कमाल है, इससे थोड़ा सा लगता है कि इंस्टीट्यूशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अगर आपके पास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर लोग जा रहे थे, एनसीपी के लोग, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं थी। आप कहते कि ना, आपके पास में बहुमत नहीं है और ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर सरकार बनाने का सिलसिला, कोई संकट ही नहीं था। लेकिन जिस तेजी से ये काम किया, उससे राज्यपाल का इंस्टीट्यूशन अपने आप में सवालों के घेरे में है, जो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में निश्चित रूप से चुनौती दी जा सकती है कि संविधान की काफी सारी अवहेलना हुई है। उसके बाद में फिर राजनीतिक दलों का अपना जो नैतिक स्वरूप है, उस पर भी सवाल उठते हैं
कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके और चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद में आप उनसे सीटों को बंटवारे को लेकर के और उनसे अलग हो जाते हैं। अलग होकर के आप उन लोगों के साथ में जाके बैठते हैं जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। तो ये भी एक अनैतिक काम नजर आता है, लेकिन ये हो रहा है। ये इसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये अच्छा संदेश नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया तो आपको सबको रिजाइन करके और पुनः चुनाव मैदान में जाकर के और एक नए इश्यू के साथ में आना चाहिए। तब तो लगता है कि यस, हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज आदर्श के रास्ते पे चल रही हैं। लेकिन तो अब तो बिल्कुल अलग किस्म का सिलसिला बन गया। और अब ये देखिए, जिस तरीके से अजीत पवार टूट के गए और कांग्रेस और सेना की और एनसीपी की जो संख्या थी उसमें कटौती हुई। कभी कहा कि 11 हो गई, कभी कहा कि 7 हो गई। अब ऐसा सुनने में आ रहा है अभी शाम को कि 48 एमएलए शरद पवार के पास बाकी वहां बैठक में मौजूद। जिसमें बड़ी बात यह है कि धनंजय मुंडे जिनके घर पे बैठ करके सारा प्लान तय किया गया, जो चर्चा में है, जो सुबह शपथ के वक्त मौजूद थे, एक विधायक, उन्होंने जैसे कहा कि हमें धनंजय मुंडे के घर पे बुलाया गया, वहां से राजभवन ले जाया गया और राजभवन में जो कुछ देख रहे थे, हमें हमारी नजरों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन जो हुआ है वो सबके सामने हुआ और वापस भी आ गए वो लोग। सबसे बड़ी बात तो है कि धनंजय मुंडे खुद भी आ गए। ये अपने आप में बड़ा, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार कैसे कंटिन्यू करेगी, अपने आप में बड़ा। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको मुबारक हो, और हमारे गृह मंत्री भी कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, क्या कैसे उम्मीद है कि कहां से आ जाएंगे? क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो दृश्य क्रिएट हुआ है, क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनली आप परमिट कर देंगे, या आप इसको तरजीह दे रहे हैं, या इसको आप एक नजीर बना रहे हैं कि हाँ ऐसा होता रहना चाहिए? तो ये अपने आप में कई सवाल हैं जो इस घटनाक्रम के साथ में हमारे सामने हैं। और हम लोग जो विद्यार्थी हैं राजनीति के, उनके लिए ये बड़ा अपने आप में पेचीदा सवाल बना कि लोगों को हम इसके बारे में क्या जवाब दें। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त वहां आके, अभी कुछ दिन पहले आपने गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, कई जगह घटनाक्रम देखे आपने कि कहां कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसी को विरोध में बातें कर रहा है। ये कहें कि गाली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज में जा रहे थे कि एक दूसरे को आईना, कुछ भी हम कहते हैं जनरली कि ब्लो बेल्ट नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन बड़े गले मिलाया जाता है और फिर सब कुछ हो जाता है वापस। लेकिन ये जो घटनाक्रम देख रहे हैं, ये तो यहां आकर के ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है कि सबका समावेश इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में आप देख सकते हैं। इसे ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा तो आपने बहुत सारे देखे, ये तो ग्रेट है। उमेंद्र जी हमारे साथ में इस वक्त। उमेंद्र जी, पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, आप थे हमारे साथ में एक दिन पहले, हम नैतिकता की बातें कर रहे थे, कोई किसी के साथ जा रहा था, ये तो बिल्कुल एक चमत्कार अलग ही हो गया। योगेंद्र जी, यहाँ ये कह सकते हैं हम कि जब पीएम ने बधाई दी है या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बधाई दी है, तो मुझे लगता है कहीं पे तीर कहीं पे निशाना हो सकता है कि राजनीति में आगे क्या संभावना बनती है। क्योंकि इतना बड़ा जो गेम खेला गया, ये कोई आसानी से नहीं होगा। ये नहीं कि 1-2 घंटे में खेला गया खेल है, इसके लिए लंबी योजना बनी होगी। और राजनीतिक दल जो इतने परिपक्व है, मैं समझता हूँ शायद हल्केपन में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। कोश्यारी जी की जो होशियारी यहाँ देखी गई है, इस पे भी कई बातें हैं कि जैसे अचानक राष्ट्रपति शासन हटाना, रात में सब कुछ हो जाना, बातें हुई, सुबह 8 बजे शपथ दिलाना। तो मैं इस सब बातों को देख के मानता हूं कि चाचा भतीजे पे जो मामला हुआ है, ये कहीं न कहीं इनको कहीं से संरक्षण अवश्य है, उसके बिना नहीं हो सकता। अभी जो एनसीपी की मीटिंग हो रही है, उसमें 48 विधायकों का पहुंचना, ये इनके इस समय 54 विधायक हैं। 54 विधायकों में से 48 आना, यानी सुबह तक आपने वेट की कि जब तक सब विधायक नहीं आ जाएंगे हम मीटिंग नहीं करेंगे। किस प्रकार से राजनीति में देखिए मैनेजमेंट करने का सबको अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते जब आपने किया तो उनको भी है, उनको है तो उनको भी है। लेकिन राजनीति में अब ये किस दिशा में जा रही है, इस चीज सोचने वाली है। कुल मिला के देश की राजनीति में कई भतीजे ऐसे हुए जिन्होंने अपने आकाओं को चुनौती दी। हम यूपी का उदाहरण ले सकते हैं, हम यहाँ 2-3 ये महाराष्ट्र का हो गया, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो भतीजे चाचा के सामने मुसीबत बन गए।
अब इन भतीजों, अब ये भी कहा जा सकता है कि पावर, जो शरद पवार का पावर अपने भतीजे पे कितना चलता है, कितना उनको लेके आते हैं। मुख्य बात यहाँ पे ये आ गई है कि एनसीपी ने जब इतना बड़ा निर्णय उन्होंने ले लिया तो क्यों नहीं अनुशासनहीनता की कार्रवाई की, क्यों नहीं उन्हें निलंबित किया। अभी भी ये कहा जा रहा है मीटिंग में कि वो इस्तीफा देके मुख्य धारा में आ जाए। यानी हम जब तत्काल एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनको ढील दी गई है। पीएम के द्वारा ये कहना पवार के लिए कि ये किसानों को समझते हैं, किसान की भाषा को समझते हैं, किसान को ये मालूम होता है कि हवा किस साइड में चल रही है, ये राजनीतिक रूप से किसान है, ये जान जाते हैं कि राजनीतिक हवा किस साइड से चल रही है। ये सब बातें जो पीएम से मिलना, पीएम का बयान आना, इनकी प्रशंसा होना, ये आपको लग रहा है कि ये शपथ की पटकथा तो पहले गढ़ी जा चुकी थी? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार बनाना कोई, ये कोई नगर निगम या पालिका का चुनाव नहीं है कि जिसमें कोई भी पार्षद एक नाइट में बिक गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत सोची समझी बात है। यहाँ ये जैसा कि मैं भी देख रहा था कि एक मयान में 3 तलवार समाना, ये राजनीति में देखिए जितना हक भाजपा को और इनको है उतना हक अन्य दलों को भी है। हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा करे तो अच्छा या अन्य दल करे तो बेकार, सबको अपने अपने मैनेजमेंट करने का अधिकार है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे ये होगी कि देश की राजनीति में अब जो सिद्धांतों की बात होती है, जो विचारों की बात होती है, वो विषय कहीं भी नहीं है, गौण हो गया। अब आज हमने किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, कल हमारा सहयोगी कौन होगा, ये सब बातें। लेकिन इस सब घटनाक्रम में मुख्य बात ये देखी गई है कि सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना को हुआ है। शिवसेना को जो टारगेट करके इन्होंने कहा कि ठीक है, कांग्रेस ने उनको समर्थन का पत्र भी नहीं दिया, कांग्रेस ने मीटिंग भी की, शरद पवार ने कहा हमारी बात हो रही है, सब कुछ एजेंडा बन गया, सब कुछ बात हो गई, लेकिन समर्थन की बात क्यों रही है? जब आई पहले तो ये बात आई थी कि साहब राज्यपाल ने हमको समय नहीं दिया, राज्यपाल ने खूब समय दे दिया। अब इतने समय के बाद भी 24 तारीख को नतीजे आ गए, उसके बाद भी आप यदि जोड़ तोड़ में लगे रहे, आप कोई निर्णय नहीं ले पाए, इसका मतलब कहीं ना आप में वैचारिक मतभेद है। जहां विचारों में समानता नहीं होगी, वहां कॉमन एजेंडा बनाने की बात, ये बनाने की बात, यदि निष्ठा होती, आप लोग एक होते तो ये ठीक है, राज्यपाल को देते कि हम सब ये हैं, हम ये इतने विधायक साथ में बनाइए, हमको शपथ के लिए बुलाइए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती पहले तो सवाल वहां भी उठ रहा था जी, और अगर अब यहां बन रही तो सवाल यहां भी उठ रहा है। देखिए सवाल तब बंद हो सकते थे जब शिवसेना और बीजेपी मिलकर के सरकार बनाती। सबको मालूम था कि प्री अलायंस था और इसके बाद में सरकार बननी थी इनकी। तो ये सारी चीजें किसी ने नहीं सोची थी कि ये सब कुछ होगा और एक गठबंधन को क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद भी इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी। चलिए, पंकज जोशी साहब हमारे साथ में हैं। पंकज जी, पूरी जो स्थितियां हैं ये आपको मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन बड़ा करिश्मा है ये बीजेपी का, और देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, देखिए इसमें 2 बड़ी चीजें। अभी यदि पूरा इसको सिनेरियो आप देखें तो आपके चैनल से लगातार जिस तरीके से चल रहा था, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति कोई नया मोड़ जो है, नया मोड़ जरूर कह सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि जब 9 तारीख को शासन का खत्म हुआ था तो 8 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया हमारे पास बहुमत नहीं है, क्योंकि हमारा जो के साथ जो चुनाव लड़ा था, जिन सहयोगियों ने चुनाव लड़ा था, उनसे हमारी जो है भिन्नता के कारण वो जो है हमसे नहीं साथ आ पा रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है सरकार बनाने से मना कर दिया। और आप देखिए उसके बाद शिवसेना को जो है राज्यपाल ने बुलाया, उसके बाद में जो है एनसीपी ने जब एक पत्र दिया कि हमें और टाइम चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है कोई भी राज्यपाल सोचता है कि भाई किसी चीज के लिए इतना टाइम पहले भी था, सब कुछ था, यदि बनानी थी तो उस टाइम कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा इसमें जो है जिस तरीके की चीजें होती है वो ना हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इतना टाइम नहीं, लेकिन उन्होंने जो टाइम दिया था उस टाइम में वो मना किया। और लेकिन उसके बावजूद भी आज देखें तो उस टाइम को भी 23 तारीख है, मेरे ख्याल में 11 तारीख के बाद से लेकर के आज लगभग 12 दिन जो है लगभग उसको हो गए, और 12 डेज के अंदर लगातार रोजाना मीटिंग, रोजाना बात, रोजाना चर्चा, और रोजाना ये कि आज बन जाएंगे, आज शायद शपथ ले लेंगे, आज शपथ ले लेंगे। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इन चीजों पे लगातार ये लग रहा था कि जो सहमतियां थी या तो उनके आपस में नहीं बैठी, वो बन नहीं रही थी, या फिर सबसे बड़ी चीज थी कि जिन चीजों पर वो तैयार थे वहां पर कहीं ना कहीं उन चीज का डर था कि उनके विधायक जो हैं इन चीज को नहीं चाहते थे। और इन चीजों का लगातार कहीं ना कहीं जो भी राजनीति में होता है उन लोगों को पता होगा इस चीज का। और हमने तो देखिए, हमने तो 8 तारीख को मना कर दिया था कि हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन सरकार राजनीतिक पार्टी होने के नाते यदि कोई चीज ऐसा तथ्य मिलता है और यदि उसके लिए हमें कोई सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से देखिए हमने कहा कि जब ये हमें
पुख्ता सबूत सहयोग की जानकारी मिली होंगी, पुख्ता चीजों की जानकारी मिली होगी। हमारे जो विधायक होंगे उनका कोई ना कोई जो है हमें ये जानकारी रही होगी कि वो साथ में सरकार बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के हित में सरकार बनाना चाहते हैं। तो देखिए सरकार जो है हमने बनाई। जहां तक रही बात, उन्होंने कहा कि सैनी साहब कह रहे थे कि जो है संविधान के अंदर, ये देखिए संविधान के अंदर कभी संविधान जो है आशाओं से या कार्यकलापों से कभी संविधान में परिवर्तन नहीं हुआ। संविधान में दो ही परिवर्तन, या तो संविधान में संशोधन हुआ या जो है कोई ना कोई उसका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल डिसीजन ऐसा हुआ हो जिसके कारण बदलाव हो। तो मेरे ख्याल में कहीं भी संविधान की ऐसी अवहेलना नहीं हुई कि जिसके अंदर जो है, क्योंकि मैं अभी बैठा हुआ इस चैनल पर, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने संविधान के बारे में बताया कि जो चीजें थी वो संविधान के अनुरूप नहीं है, जो संविधान के अंदर। आर्टिकल 163 क्या है? मैं तो आप तो नहीं, देखिए मैं कहा ना, मैं आपकी बहस नहीं कर रहा। मैं तो कहा कि संविधान विशेषज्ञ जो थे, मैं चैनल पे था, उन्होंने कहा संविधान विशेषज्ञ में कि जो संविधान में है वो संविधान के अनुरूप हुआ है। संविधान का जो है, क्योंकि कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखती है, ना कि बेसिकली जो है परिस्थितियों को जो है, परिस्थितियां अलग हो सकती है उस टाइम पर हो, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ संविधान की जब बात होती है तो संविधान की जो परिप्रेक्ष्य में जो चीज होती है उन चीजों को देख करके अपना डिसीजन देती है। बाकी कार्यपालिका है ये जो है वो तय करती है कि कार्यपालिकाएं किस तरीके से काम करती है, कार्यपालिकाएं क्या करें। और आज भी जो है जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल देखिए राजेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो जो लोग हैं साथ में हैं, जो लोग हैं उनका हमें जो है पूर्ण सहयोग है। जिन चीजों के ऊपर महाराष्ट्र के हित में, देश के हित में जो काम होगा उसके हित में वो तैयार है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और मैं आशा ही नहीं, मुझे विश्वास पूरा कि भारतीय जनता पार्टी ये जो है सरकार स्थिर सरकार दे पाएगी और स्थिर सरकार देकर के 5 साल जो है फडणवीस जी के नेतृत्व। पंकज जी, यहाँ एक बड़ा सवाल अभी सबके जहन में, वो आपके अंदर भी चल रहा होगा लेकिन आप कह नहीं सकते कि 54 में से 48 पहुंच गए शरद पवार के पास में। शरद पवार बिल्कुल कह चुके हैं कि बिल्कुल अजीत का अपना फैसला है, एनसीपी का फैसला नहीं है ये तो, और 36 उसे उन्हें अजीत को जुटाने होंगे। ये एक बड़ा गेम चेंजिंग वाली पोजीशन लग रही। ये होगा कैसे? क्योंकि 30 तारीख को आपको फ्लोर पे बहुमत साबित करना है। ये एक बार फिर बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। और अभी मैं लेटेस्ट मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब उद्धव ठाकरे होटल ललित पहुंचे और अपने एमएलएस की मीटिंग ली तो उनसे एक बार पूछा कि तुम लोग डर गए हो? सबने कहा कि बिल्कुल नहीं डरे, हम मुकाबला करेंगे। देखिए, यहां मैं पंकज जोशी जी की बात से एक से सहमत हूं कि संविधान सम्मत सारी चीजें हुई हैं, संविधान के अनुसार हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम सैनी साहब का भी सवाल ये नहीं है। सवाल यहां पे सिर्फ इतना सा है कि स्वयं विवेक 163 जो कहता है अनुच्छेद, वो स्पेशल राइट्स देते हैं गवर्नर को कि आप अपने स्वयं विवेक से किसी व्यक्ति को इतना टाइम दे सकते हो, किसी को इतना टाइम दे सकते हो, किसी को कह सकते हो कि नहीं मैं आपको 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं। यह सवाल वहां आकर के है। और 63 के ही सब क्लोज में आप जो अनुशंसा करते हैं उसके बाद अगर वापस विड्रॉ करने की पोजीशन आती है, जैसे 5:47 पे वहां से राष्ट्रपति शासन हटा रहे हैं, क्योंकि सरकार जब रिफॉर्म हो चुकी है तो आप राष्ट्रपति शासन नहीं रख सकते, फिर वो आपको हटाना होगा। तो ये जो जल्दबाजी का काम चला है कि सूर्य उदय का भी इंतजार नहीं किया, वो थोड़ा संदेह के घेरे में लेके आता है। तो यही है। नहीं, देखिए आजादी भी हमें यदि मिली तो हमें जो है आगे ये इस चीज क्या बात है, मैं समझ रहा हूं। वैसे भी देखिए 24 अक्टूबर से जब परिणाम आने के बाद से 1 महीना पूरा कर रहे हैं, दर्शक बोर हो रहे थे इस नाटक से कि कुछ तो नया ट्विस्ट आना चाहिए कि बाड़ेबंदी, ये वहां जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लोग चैनल बदल रहे थे। लेकिन आज ये देखिए महाराष्ट्र ने सबकी टीआरपी बढ़ा रखी है। आज महाराष्ट्र जो लोग नहीं भी देखते हैं, लेकिन आज सबको अच्छा लग रहा है कि चलो अगला कदम क्या है, कौन कहां जा रहा है, क्या होगा। धनंजय मुंडे जिनके लिए कहा जा रहा था कि सारी पटकथा के एक अंश वो भी है, लेकिन वो खुद ही बैठक में चले गए। खैर अभी बहुत जल्दबाजी है कहना कि हम कोसों दूर बैठे हुए हैं कि वहां खिचड़ी पक क्या रही है। और वैसे भी कोसों दूर बैठने की भी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो बंबई में बैठे थे उन्होंने कौन से तीर मार लिए, पता लग रहा है टीवी से कि देवेंद्र फडणवीस से शपथ ले रहे हैं, तो पता तो बराबर लगा हमें और उनको दोनों को। यहां हम किसी एक्सीडेंट के सिलसिले में हमारे चैनल्स देख रहे थे और हमारे जो साथी हैं कि साहब एजेंसी ने ये फ्लैश किया है, तो मैं कहा नहीं ये कोई गलत खबर फ्लैश हो गई होगी। ये भरोसा किसी को नहीं हुआ कि वास्तव में 8:05 पे देवेंद्र फडणवीस शपथ भी ले सकते हैं। ये खैर मोदी है तो मुमकिन है। मैं एक बार फिर ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी देखिए, यहां किसी को तो अनैतिक रास्ते पे जाना ही था। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस मिलती हैं, उनके भी मेल मिलाप मिलते नहीं है।
और अगर एनसीपी के अजीत पवार और बीजेपी जा रहे हैं तो भी वही उस रूट पे जा रहे हैं, तो यहां तो कोई गलत नहीं है। मैंने इंसानियत और नैतिकता की बात के लिए कहा कि राजनीति में एटलीस्ट इन दो शब्दों के साथ आप न्याय करिए, इनको मत घसीटिए राजनीति के अंदर। मेरे को लगता है कि ये वो चीजें हो गई जो करीब दशक पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब तो नए रास्ते जो बन रहे हैं वही राजनीति है। देखिए योगेंद्र जी, मैं जो बात कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि शिवसेना का कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन है ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। दरअसल शिवसेना की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। 1967 में जब शिवसेना ने पहला डिमोन्स्ट्रेशन वहां पर किया, पॉलिटिकल रैली की, तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस, और आदित्य राव जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे वहां पर, उन्होंने उसको एड्रेस किया था। और जब कांग्रेस में वैचारिक विभाजन हुआ तो कामरेज नाडार ने पहली बार शिवसेना को 3 टिकट दिए बंबई से लड़ने के लिए। वो 67 में वो ट्रेड उसका था वो, लेकिन वो जब कांग्रेस ने उनमें हेल्प की थी, वो इसलिए करना पड़ा था कि जो ट्रेड यूनियंस थी मुंबई की वो बड़ी आतंकित कर रही थी, और वो वहां के सामंजस्य बैठाने के लिए उनके लिए इसका इस्तेमाल किया। और 71 के अंदर कांग्रेस ओके कामराज नाडार ने इनको 3 सीट मुंबई के अंदर दी, सदोवा पाटिल वगैरह कहने की वजह से, एंड दे लॉस्ट। मिसेस गांधी ने 78 के अंदर जब कांग्रेस आई के रूप में इन्होंने अपने आप को लाज किया तो 33 सीटें दी शिवसेना को। फिर वो तो ये मतलब इनका सर वापस लौट रहा हूं, आप रेगुलर रखिएगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक कहते हैं, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं एक ऐसे खास ड्रामे की कहूं या ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामे की, जो इस वक्त पूरे मुल्क की पॉपुलेशन को बांधे हुए है कि देखिए हर दिन एक नया पर्दा गिर रहा है और नया दृश्य प्रकट हो रहा है। लेकिन अब तो एक बड़ा दृश्य जिसमें कहें कि एक राज्याभिषेक, और इसी में मैं ओम सैनी साहब के पास में था। लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम पे कुछ कहा है। मैं एक बार जरा आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद वापस ओम सैनी साहब के पास लौटेंगे। महाराष्ट्र की घटना इस देश के इतिहास में याद की जाएगी, जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट और विशेष रूप से बीजेपी ने जो खेल खेला है रात के अंधेरे में, जितनी निंदा करे उतनी कम है। पता नहीं कब तो राज्यपाल ने मैसेज किया कैबिनेट को, कब कैबिनेट की मीटिंग हुई, कब राष्ट्रपति महोदय को मैसेज गया, उसमें 5:47 पर फैसला हुआ। 5:45 सुबह के फैसले हुए, 8 बजे शपथ दिलाई गई। ये झूठ क्या? अशोक गहलोत, उनका साफ कहना था कि देश में ये रात की राजनीति को के रूप में जाना जाएगा, और जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है वैसे ही विड्रॉ भी किया जाता है। राज्यपाल सिफारिश करते हैं कि यहाँ पे हालात सरकार चलाने के बन रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट में वो मेमो जाता है, उस पे आप सर्कुलर के जरिए भी आप उसे पास करवा सकते हैं, राष्ट्रपति विड्रॉ की इजाजत देते हैं। उसके बाद होता है, तो वो वही सवाल उठा रहे हैं कि कब ये राष्ट्रपति कैबिनेट में पहुंचा, कब राष्ट्रपति के पास पहुंचा, कब वापस राज्यपाल के पास पहुंचा। ये सब चीजें समझ के परे हैं। पूरी रात भर में सारे समीकरण नाप डाले गए। चलिए मैं एक बार फिर ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, घटनाक्रम है, चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं। देखिए 2 बातें बस, ये लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन नहीं होना चाहिए, हमारी चिंता ये है। बाकी तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब कुछ तो होना ही था। अगर शिवसेना एनसीपी अगर कांग्रेस बनाती तो भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, और अब अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ मिल रहे हैं तो भी कुछ ऐसा ही है। वहां नैतिकता को तो हमें साइड कर देना चाहिए, लेकिन बस बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है, जैसे अशोक गहलोत सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, अशोक गहलोत साहब जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद का भी रोल हमने देखा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनका इस्तेमाल किया तो नजीरें बनी हुई है। देखिए जब जिसको जो जरूरत पड़ती है अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करता है। वो हमारे श्याम सुंदर शर्मा साहब कहते हैं कि सत्ता का सदुपयोग हर कोई करता है। सदुपयोग नहीं, सत्ता का ये सत्ता का दुरुपयोग है। अब उसमें वाइडर इंटरेस्ट में हुआ है तो कहते हैं सदुपयोग, और कुछ अपने स्वार्थ के वश हुआ है तो कहते हैं कि ये दुरुपयोग हुआ। ये अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, लेकिन देश को बिल्कुल लाइन पे चलाने के लिए जरूरी ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ऑनेस्टी को बरकरार कर रखें,
आगे बढ़े तो ठीक रहे। मुझे लगता यह है कि इसके अंदर सेना और जो बीजेपी का जो गठबंधन था उसमें जो दरार आई उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि सेना के लोगों में ये लगातार 1995 के बाद में जब मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर बने थे उसके बाद में हुआ कि उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। तो ये पहला मौका उन्हें लगा कि अब अलग निकल करके काम करना चाहिए। बाल ठाकरे जी की मृत्यु के बाद में जब उद्धव ठाकरे बने हैं तो ये जो विवाद था अपने आप में ये इसने काफी वो कुछ किया, इसलिए 50-50 का सिलसिला आया, इसलिए बहुत सारे सवाल पैदा हुए और उसी की वजह से ये सारा राजनीति का जो महानाटक देखने को हमें नजर आ रहा है वो मिला। लेकिन इससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो वो समूचा निगल ना जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत ने भी जनता दल को ही निगला था और जनता दल का आज वजूद ही नहीं है। तो इस भय से सब कुछ हुआ हो, ये भी एक वो बात लगती है। और जहां तक ये जो इनका एनसीपी का और कांग्रेस का और शिवसेना का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सिलसिला था, ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म बन रही थी, जिससे यूपीए 1 का गठन हुआ, यूपीए 2 का गठन हुआ, एनडीए जिस तरीके से बना, तो वो तो बनने के लिए मौका देना चाहिए था गवर्नर साहब को। वो गवर्नर साहब ने मौका ना दे करके और 5:47 पे जो कुछ किया, ये सब विवेक बड़ा गड़बड़ कर गया। वरना तो अगर हाउस के पटल पे पराजित होते तो देखिए फिर किस तरीके से लोग कहते हैं हाँ ये डेमोक्रेसी की विजय है, ये बहुमत की विजय है, ये जनता की विजय है। ये जनता की विजय नहीं कही जा सकती कि आपने गवर्नमेंट फॉर्म करवा दी उस तरीके से, जिनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का प्रोग्राम तो बहुत अलग अलग है। एक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है, दूसरी अपने आप को दूसरी किस्म की पार्टी मानती है। तो इनका कैसे समन्वय होगा? ये कैसे स्थायी हो सकते हैं? अजीत पवार कैसे स्थायी हो सकते हैं? तो ये सवाल हैं, इनके जवाब देने पड़ेंगे। और ये जवाब अगर नहीं मिलते हैं तो इसमें अब आप चाहे कितना भी कहिए, लेकिन ये अपने आप में संकट तो पैदा करेगा देश के लिए। और हमेशा देखिए हमारे यहाँ पे कुछ चीजें नजीरों से चलती हैं, कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती हैं। नजीर इस मायने में कि आपने भी तो ऐसा किया था। कई बार आप सुनते होंगे चैनल्स पे, अखबारों में पढ़ते होंगे स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस के कि सब आपके यह तो एक आइडियोलॉजी उसके खिलाफ है, तो अपनी आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे कि उनके वक्त तो ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा ना जैसे नजीर बन जाती है। कोमेंद्र जी, ये कि नजीर बने कि आगे के लिए संकट का जब समय होगा राजनीतिक दलों के पास में कि आइडियोलॉजी आड़े आ रही है, उसको उठा के खूंटी पे टाके यार उस वक्त भी तो ऐसा हुआ था, आए भैया गले लग, तो कुछ ये नजीर टाइप कहें। योगन जी, अब क्या कि नजीर वाली बात तो ये हो गई कि हमें कोई सिद्धांत नीति की तो बात करनी नहीं चाहिए। हाँ। ये भी नहीं कहना चाहिए ऐसा हुआ, उन्होंने ये किया, सब बातें खत्म हो गई। हाँ। लेकिन यहाँ मुख्य बात आती है कि अजीत पवार का जो स्थायी सरकार देने की बात सुबह मैं देख रहा था चैनल्स पे, उसमें उन्होंने कहा हम किसानों के मुद्दे को लेके इनके साथ में आए। यानी जो कॉमन एजेंडा की बात आती है, धन्य उस किसान को। हाँ। मैनिफेस्टो से लेकर के ऐसे संकट की घड़ी में भी उसी के हाथ ली जाती है। किसान को उसमें अजीत पवार ने ये कहा कि हम किसानों के हित के लिए इनके साथ में आए। यानी किसानों के हित की बात को जो लेके चलने की यहाँ आने की बात आई है, उसमें ये मुख्य बात ये आ गई अब कि कितने इनको किसानों के लिए क्या निर्णय लेने होंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि इनके सामने अब जोड़ तोड़ की बात आ गई कि अपना एक छोटा सा सवाल है सर मेरा एक बात से, यहाँ पे किसान इश्यू है या कोऑपरेटिव और इरिगेशन का जो स्कैम है अजीत पवार का पीछा नहीं छोड़ रहा अभी तक भी, वो तो नहीं है? क्यों बीजेपी ने बड़ा उठाया था कि ईडी के नोटिस सर्व हो चुके हैं बैंक स्कैम के अंदर। तो पर्दे के पीछे क्या है इसकी तो बात में, इसकी तह में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन सामने जो बात आई है वो किसानों का मुद्दा सामने है। किसान एक ऐसा मुद्दा है, इसको हर चाहे पार्टी कोई भी हो, वो पहले सबसे पहले बात लेके आएगी किसानों की, सबसे पहले बात लेके गरीब की, पानी की, बिजली की। कुछ जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं इनको लेके हम इसलिए इनके साथ में आए। अजीत पवार के निर्णय को व्यक्तिगत निर्णय बताया जा रहा है कि एनसीपी का निर्णय नहीं बताया जा रहा है इसको। अब यदि इन्होंने व्यक्तिगत निर्णय भी लिया तो जो जैसा कि बताया गया 9 विधायकों को लेके वहां दिल्ली चले गए, जहां भी गए, अभी पार्टी के संपर्क में भी नहीं है वो। कुल मिला की स्थिति ये हो गई कि आज की राजनीति में जो हम लोग शुचिता की बात कहते हैं, शुचिता शब्द को बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए और ना शुचिता उचिता की कोई बात नहीं है। देखिए दादी जी, वो नहीं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सचमुच में पैरोकार हैं, उसके रक्षा। मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन नहीं होना चाहिए। हम लोग तो उसको एक्सपोज करेंगे ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सैनी साहब यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जहाँ राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, विचारों के मामले में अब यहाँ विचार की कोई लड़ाई नहीं है। अब तो सत्ता की लड़ाई है। मुझे किसके साथ मिलकर सत्ता लेनी है, ये एक विचार बन गया। 288
105 और 8 कितने होते हैं? लेकिन ये कहाँ है बहुमत? लेकिन ये देखी जाए तो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और इस समय 105 उनके विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर मैं निवेदन नहीं करना चाह रहा हूं कि हर पार्टी को, छोटी पार्टी को लगता है कि उनका बड़ी पार्टी के साथ में चलने से काम नहीं चलेगा, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। यानी बड़ के पेड़ के नीचे तुलसी के पौधे नहीं पनप पाते हैं। हर छोटी पार्टी को लगने लग गया कि हम तुलसी के पौधे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष होगी, उसके सामने हम नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उनको अलग अलग अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश में लग गए। शिवसेना के सामने भी यही बात आई कि हम इसके साथ में चलेंगे तो हमारा शिवसेना के संकट नहीं है। शिवसेना के सामने यही हुआ ना, शिवसेना तो मराठी सेंटिमेंट्स को सूट करती है, इसलिए पैदा हुई है। देखिए, और इसलिए कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, एनसीपी ने इस्तेमाल किया, मैं सैनी साहब ये निवेदन बीजेपी भी कर रही है। देखिए, अन्य राज्यों में जैसे बिहार है, अन्य जगह झारखंड है, वहां कुछ दल अलग हुए, एनडीए से अलग हुए। कारण ये लगा, उनको लगा है कि यार हम लोग यहाँ इनके साथ में टिक नहीं पाएंगे। हर राजनीतिक दल की बात ये स्थिति होती है कि अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाए। हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलने से उनको न तो अधिक सीटें मिलेगी और न वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा पाएंगे। ऐसी स्थिति में यानी जो मैंने कहा कि बड़ के पेड़ के नीचे तुलसी के पौधे नहीं पनप पाएंगे, इसलिए उनको अपना वजूद दिखाने के लिए अलग से संघर्ष करना पड़ेगा और ऐसी पार्टियों के साथ जाना पड़ेगा जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके, जो उनके साथ चल सके। ये बात जी। चले, इस रेस में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की दौड़ में यानी कि फ्राइडे इवनिंग से शामिल हुए। पहले वो कभी संजय राउत, कभी आदित्य ठाकरे, सब चीजें चलती रही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की दौड़ भी खत्म नहीं हुई थी। वो थोड़ा स्लो चल रहे थे, लेकिन दौड़ में वापस शामिल तब हुए जब उन्हें अजीत पवार का ऑक्सीजन और मिला कि मैं साथ हूं, चलिए आप। और वो कब तक पहुंच गए, लेकिन अभी कब तक रुकता है हाथ में, ये सब देखने वाली बात होगी। इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। श्याम जी, पूरा घटनाक्रम, आप अक्सर कहा करते हैं तो सत्ता का सदुपयोग है, अभी क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दबाजी की गई, उसी प्रकार से उन्होंने हटाने की भी की गई। लेकिन जिस रात में क्या हुआ, इतनी जल्दी शपथ दिलाने की क्या जरूरत पड़ी? राज्यपाल ऐसे सैद्धांतिक रूप से तो कहते हैं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं और हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, तो यहाँ ईमानदारी कहाँ चली गई? राष्ट्रपति का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, यहाँ के राज्यपाल जाते नहीं है, उनको तो यहाँ की साजिश में शामिल होना है। ये सही क्या बात, आपने बड़ी बात कही है ये तो। क्योंकि आप देखिए, 2 दिन का राज्यपाल का सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, यहाँ के राज्यपाल वहाँ गए ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन होने के बाद भी आप राष्ट्रपति को अगर बुला रहा है और सारे राज्यों के राज्यपाल वहां बैठे हैं, यहाँ के राज्यपाल नहीं मौजूद थे। इसका मतलब क्या होता है कि आपने बिल्कुल निश्चित रूप से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सब कुछ किया और सामने उजागर नहीं होने दिया। ऐसे व्यक्ति से आपने चिट्ठी ले ली जो कि एनसीपी का विधायक दल का नेता था, उनको दे दी चिट्ठी भाई कि भाई आप तो नेता हो और आप जाओगे तो हमारा विश्वास आप में। आपने उनके साथ धोखाधड़ी की और जाकर के चिट्ठी उनके साथ दे दी कि ये तो, और राज्यपाल ने किसी भी सूरत पे उसका ना परीक्षण किया ना कुछ किया, सीधे तौर पे कहा कि नहीं तुम्हें तो बहुमत है, शपथ दिला दी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। उसके बाद उन्हें 30 तारीख से पहले बहुमत साबित करने का अधिकार भी दे दिया। अभी प्रोटेम स्पीकर नहीं है, अभी तक शपथ हुई नहीं है विधायकों की पूरी तौर पर। अब प्रोटेम स्पीकर स्थापित होगा, उसके बाद शपथ होगी और फिर वो अपना बहुमत सदन में पेश करेंगे। तो ये सारी स्थितियां, अब कहाँ नैतिकता चलेगी नरेंद्र मोदी जी की, कहाँ अमित शाह ने जो कुछ संसद में जोर जोर से बोल के कहा था कि हम कहाँ रोक रहे हैं किसी को सरकार बनाने के लिए, यही तो रोक रहे। और क्या स्थिति है आपकी, आप क्यों नहीं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं रोका, कहाँ रोका? सुनो तो आप देखिएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उसके बाद देखिए बधाई दी है ना उन्होंने, बाद में दी, हाँ, उससे पहले कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही थी और पक करके सामने आई। लेकिन अध-कदी खिचड़ी कितने दिन तक रह पाएगी, ये तो आप, क्योंकि बहुत अलग तरह का, क्योंकि आज मैं दिन भर देख रहा था कि आप शरद पवार भी बड़े दुखी मन से बोल रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो गया और वो हो गया, नहीं आंसू टपके। हाँ, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है यहाँ पे भी। अजीत, मैं उमिंदर जी से भी जानना चाह रहा था, यहाँ अजीत पवार ने कहा है कि हम किसानों के खुशहाली के लिए, किसानों के विकास के लिए आए, उस वजह से आए, या फिर अपने दामन को बचाने के लिए आए कि कोऑपरेटिव जो स्कैम है उसमें उनको नोटिस सर्व हो चुका है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सिंचाई स्कैम उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ ऐसे वो तो नहीं है प्रेशर के पॉइंट्स जिनकी वजह से उनको जाना पड़ रहा हो? शरद पवार खुद प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे किसानों के लिए, तो वो तो दर्द क्या पता किधर चला गया, अब उनके दर्द क्या कुछ है कुछ पता नहीं पड़ रहा।
अजीत जी के खिलाफ, क्योंकि केंद्र सरकार के पास निश्चित रूप से शक्तियां बहुत होती है, वो ईडी का भी विरोध देखिए शरद पवार पे भी पता नहीं क्यों कोई लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मुझे एक डाउट है कि शरद पवार जब वहां गए थे मिलने के लिए किसानों के सिलसिले में, तो ओम जी आपके पास आना चाहूं, क्या एक डेलीगेशन लेके जाना चाहिए था? उनके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कि चलिए राष्ट्र प्रधानमंत्री के पास में चलते हैं महाराष्ट्र के किसानों के लिए, अकेले क्यों गए वो? देखिए उनका स्ट्रेचर ऐसा है कि उनके लिए इस तरह के ले जाके साथ में ले जाना कोई जरूरी नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक बात लगती है कि महाराष्ट्र में जो मराठियों का इस वक्त जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मराठा सरदार के रूप में जिस तरीके से शरद पवार स्थापित हुए हैं, वो अपने आप में संकट का विषय इन सबके लिए था। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए भी था, और शिवसेना के लिए भी था ये सब। और इसीलिए शिवसेना पे, और शिवसेना जो बहुत बड़बोली किस्म की पार्टी रही है, उसने कोई बड़बोल नहीं बोला है, तो ये सब सामान में बिठाया तो उनके ऊपर। लेकिन ये कालिक पोत देना अपने आप में काफी सुखदायक हो सकता है, जो भी सत्ताधारी दल इस वक्त वहां पर बनने जा रहा है। बाकी शरद पवार जो मिले थे वो तो निश्चित रूप से किसानों के लिए, क्योंकि वो मैसेज करना चाहते हैं कि मैं आप किसानों के साथ में जुड़ा हूं, और ये वो किसान जो करीब 1 लाख की तादाद में पैदल एक और बिल्कुल एक मैं जानकारी और चाहता हूं कि ये पूरा जब इतना चल रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ में शिवसेना कंप्रोमाइज कर सकती है, लेकिन किया। कांग्रेस डिसीजन लेने में ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत लंबा समय लगा दी? कांग्रेस अगर यही सब कुछ करना था तो डिसीजन थोड़ा फास्ट करना चाहिए था। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी के साथ में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, और कांग्रेस के साथ में कहीं कोई नाराजगी। डिसीजन की बात जो थी, डिसीजन की बात यह कि कांग्रेस बोल रही थी धर्मनिरपेक्ष को आप अगर प्रीएम्बल में समाहित कर देते हैं कि मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में पूरा विश्वास रखती है हमारी पार्टी, तो आ गया ना धर्मनिरपेक्ष। फिर कहा आपको तो शब्द को लेकर के जो एक रिकॉर्ड बनी हुई, लेकिन वो तय नहीं कर पाया कि हमें कब जाना है। कभी कोई किसी के साथ मीटिंग कर रहा है, कोई किसी के साथ मीटिंग कर रहा है, तो लेकिन सत्ता की कुर्सी लेकर के ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस नहीं है कि साहब 2 लोगों ने बैठ करके अमित शाह साहब ने और नरेंद्र मोदी साहब ने तय कर दिया उसको तत्काल मानना नहीं मानना तो गेट आउट, ऐसा नहीं है। अनुशासन भी कह सकते हैं। हाँ, ये अनुशासन नहीं, अनुशासन भी कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि 3 अलग पॉलिटिकल पार्टीज है ना, 3 अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें अनुशासन नहीं, उसमें समन्वय और साथ साथ में सारी चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप और हम तो साथ साथ रहे ही नहीं, आप लड़े थे बीजेपी के साथ में, ये लड़े हैं किसी और के साथ में, तो इनमें अब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या करेंगे? जब बैठ के तो कर लो। मैं तो कहूँ किसानों को लड्डू देंगे और ये कहेंगे नहीं देंगे। जब कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुनने के लिए हाईकमान को तय कहा जा सकता है, हाईकमान चुनेगा, पॉलिटिकल डिसिप्लिन है वो, यानी वही बात है ना कि जब हम ये निर्णय ले सकते हैं कि कांग्रेस हमारे, ये सब जगह होता है, अनुशासन तो होना ही चाहिए संगठन में। कुल मिला के अब कांग्रेस के सामने स्थिति वही आ गई, बाड़ेबंदी की, वापस राजस्थान में आने वाले हैं विधायक, हम लोगों के लिए तो ये उनकी मेजबानी किए जाओ, यानी सरकार उनकी मेजबानी में अब लग जाएगी राजस्थान की सरकार। यानी विधायकों के इस माने जितना उनको रिसोर्ट में घुमाना है, जितना उनको करना है किए जाओ, क्योंकि हमें बाड़ेबंदी की बातें किए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र में विधायकों को खुला छोड़ना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को। मुझे जहां तक शायद पंकज जी बता सकते होंगे, श्याम जी बता सकते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कहां पे बाड़ेबंदी हुई है, ये अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। आप लोग बता दीजिए। अरे साहब, निकायों में, निकाय की बात नहीं कर रहा, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में भाजपा के विधायकों की बाड़ेबंदी कहां हुई, ये अभी तक खबर कहीं से निकल के नहीं आई। श्याम जी आदरणीय आप बता दीजिए। जहां हम निष्ठावान व्यक्तियों को टिकट देंगे वो उनको बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं होगी। जहां स्थिति बनती क्या जो बनी है आज फडणवीस अपने क्या शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को स्थिति ये नहीं थी कि वो भी बीजेपी में सेंध लगा पाते, वो भी बीजेपी के विधायक तोड़ते, उनको किसने मना किया था? क्यों उनके ये काम चाहते हैं, उनको मना किसने किया? राजनीति में एक मैनेजमेंट है। बहुत अच्छी बात है, ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट है, मंडी है, ये मंडी है, मंडी का राजनीतिक जितना प्रबंधक जिसका है, ये राजनीतिक प्रबंधक है। आप कम से कम ईमानदारी से कुछ चीजें ऐसी कहो कि मंडी लगवा। आज की राजनीति में श्याम जी ईमानदारी यही है, जिसका बढ़िया मैनेजमेंट है वो अच्छी पार्टी है, जिसका बढ़िया पॉलिटिकल मैनेजमेंट, मतलब सैद्धांतिक रूप से जो दीनदयाल जी के सिद्धांत उसका नहीं, अब साइड में रख दीजिए। देखिए अभी तो जिसका अच्छा जी हमारे वो है
जिसका अच्छा मैनेजमेंट है, जिसका अच्छा मैनेजमेंट है, देखिए ये सब मैकेनिज्म ऑफ पार्टी, अगर जिसका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप राष्ट्रपति शासन रात को 12 बजे भी हटवा सकते हैं, आप 5:45 बजे भी हटवा सकते हैं और शपथ कभी दिलवा सकते हैं। मैं पैनल के सामने निवेदन ये करना चाहता हूं, जरा सुनिए। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी पैदा इसीलिए हुई थी कि वो सारे सिस्टम से बहुत परेशान थी कि कांग्रेस ने सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है, और इसलिए 1980 में बंबई के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी पैदा हुआ था। और वो उसमें हुआ था तो अब्दुल करीम छागला ने कहा था, वो सदारत कर रहे थे उसकी, कि आज मुझे लग रहा है कि भारत में कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था जो आज हम देख रहे हैं, और जो दादी जी वाला बात भी नहीं कही थी कि अगर दम है तो तोड़ लो और बना लो। ऐसा नहीं, हमें प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए उन लोगों को, उन ताकतों की मदद करनी चाहिए जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं और उसी को लेकर आगे चलते हैं। हम लोग इस हॉर्स ट्रेडिंग के हिस्सेदार नहीं है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक से पहचानते हैं और कांग्रेस को भी ठीक से पहचानते हैं। जी पंकज जी, आप तो बहुत खुश हैं, खुशी झलक रही है, और सवाल जो खड़े हो रहे हैं राजस्थान में कितना झलक रहे हैं तो मुस्कुरानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो बिल्कुल कुछ, जैसे अभी श्याम जी ने कहा कि एटलीस्ट ये जरूर बताया जाना चाहिए कि कब राज्यपाल ने सिफारिश की, कब सर्कुलेशन के जरिए हुआ, कैबिनेट की बैठक का ये सर्कुलर उसके जरिए पास किया गया, राष्ट्रपति ने कब परमिशन दी। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। हो सकता है कि प्रोसेस से ही हुआ होगा सारी चीजें, बट ये बताना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ इस तरह से हुआ है। क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मतलब आप देखिए कि कल शाम से लेकर के और सुबह तक 8 बजे सरकार बनी, वहां तो 12 घंटे, और अभी शायद 8 बजे से लेकर के 8 बजे 12 घंटे भी नहीं हुए। सब चीजें साफ होकर के जो है पब्लिक तक पहुंच जानी चाहिए। मतलब एक राज्यपाल को कहना था, वो तो उसमें तो 12 घंटे भी जो है ऐसा लगे कि बहुत, मतलब जो है आपने जल्दी कर दी। और यहां जो है आपने कहा कि अब तक तो सारा क्लियर हो जाना चाहिए था, आपको सब चीज बता दीजिए, बहुमत में साबित कर देना चाहिए था, सब कुछ कर देना चाहिए था। आप बता देते, सी कह देते, लोग गई कहता तो उसका जवाब देते। आप मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि इतनी जल्दी है तो मैं कह रहा हूं, माफी चाहूंगा मैं, एक अपडेट कर दूं आप लोगों को। अभी श्याम जी ने कहा बिल्कुल ये चैलेंज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में तीनों पार्टियों ने अपने पिटीशन फाइल कर दी है। कांग्रेस, शिवसेना, वो उन्होंने बिल्कुल तीनों पार्टियों ने अपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, वहां अर्जी पेश कर दीजिए। जी पंकज जी। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमें न्याय पे पूरा विश्वास है। न्याय पे ये अर्जी पहली बार नहीं की। अभी महाराष्ट्र में आपको ध्यान हो तो जब राष्ट्रपति शासन लगाया था तब भी जो है अर्जी लेकर के गए थे, और तीनों पार्टियां लेके गए थे, 2 पार्टियां लेके गई थी, तीसरे के वकील थे शिवसेना लेके था, वो वापस कर लिया। वकील किसके थे? वापस लिया। वकील जो थे वो ये लेते, और उसके बाद हमने नहीं कहा था कि आप वापस लें, लेकिन उन्होंने ही उसको वापस लिया। क्यों लिया भाई? अब ये तो खुद जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वकील साहब जो थे वो कांग्रेस के बड़े नेता थे और जो है जो सहयोग करते। लेकिन इतनी जल्दी हुई उसका तो सब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने में मतलब 10 से लेकर के 10 तारीख को आपको याद है हम यहीं बहस कर रहे थे, और इसी बहस में हम जो है बधाई दे रहे थे कि जो है शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब राज्यपाल से मिलने गए हैं, और यहीं पर यह बहस हुई थी कि पत्र जो है दिल्ली से रवाना हो गया है और वो पत्र का समर्थन जो है वो राज्यपाल को देने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या कि 11 तारीख सुबह जब तक न्यूज़पेपर आता तब तक जो खलास हो गया, वो पता नहीं पत्र वहां से रवाना हुआ या नहीं हुआ, कहां गया, कहां पैदल भी पहुंच जाता अब तक। हाँ, मैं यही कह रहा हूं आपको। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि आपका वो पत्र कहां गया, कहां नहीं गया। उसके बाद लगातार 11 तारीख से लेकर के उसके बाद में लगातार जो है ये बात चल रही थी कि हम जो है आज सरकार बना रहे हैं, अब बना रहे हैं, अब हमारी बातें सब कुछ क्लियर हो गई है, अब हमने सब कुछ तय कर लिया है, 14 मंत्री उनके होंगे, 12 हमारे होंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ कर लिया। यहाँ तक कि यही कह रहा हूं ना, हम तो रोजाना डर रहे थे, हम तो रोजाना से 12 तारीख से कह रहे थे आपको समर्थन। अरे श्याम जी भाई साहब, हम तो 12 तारीख से कह रहे थे, 13 तारीख को भी हमने यही सुना, 14 को भी यही सुना, हम तो लगातार सुन रहे थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज बन जाएगी, आज बन जाएगी। अब जब हमारे पास में जब जो है मैं कह रहा हूं कि सत्ता के लिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी नहीं उतावले थे, 12 दिन बाद कहा है सर उतावले थे, मतलब उनका तो 12 दिन में डिसीजन नहीं ले पाए, वो तो उतावला नहीं है। बिल्कुल हम तो डिसीजन करेंगे, राष्ट्र चलाना है, बिल्कुल करना भी चाहिए। और आप कहेंगे हम जो है यदि किसी ने कहा कि भाई आप
सत्ता बना लीजिए, हम साथ देने को तैयार है, और हम कहेंगे साहब हम सोचेंगे कल। नहीं मतलब इनका ये कहना कहता इनका कहना था हम सोचेंगे कल। पंकज जी आपके वक्तव्य में एक शब्द और जोड़िए, मैं आपको आगे बढ़ा अपडेट कर रहा हूं, आप ये जोड़ सकते हैं इसके अंदर कि देखिए लोकतंत्र का अपमान भी है कि चुनाव होने के बाद को सरकार नहीं बना रहा। आप कहिए ये बात, वो अवसर लिया, जनता की भावना का ख्याल रखा आपने। हम तो कह ही रहे ना कि जनता के विधायक आए, जनता के विधायक अभी कह रहे हैं कि वो पत्र जो है वो है 1 जनवरी को उसका समीक्षा नहीं करी। अरे भाई कोई राज्यपाल ने थोड़ी बनाया था उनको जो है उसका विधायक दल का नेता। जिन विधायकों ने अपना नेता चुना, आज बेसिकली कल को तो ये लोग कह देंगे कि साहब ये जो विधायक एमपी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट चुनी हुई है इन पे भी रोजाना परीक्षण कर लीजिए कि साहब इन्होंने रोजाना थोड़ी कहा कि डेली पूछिए, सुबह पूछ लीजिए, शाम को पूछ लीजिए। नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ सुबह शाम पूछिए कि आप प्रधानमंत्री यही रहेंगे क्या? अरे भाई जब मैं कह रहा हूं कि जब आज भी जो है किसी भी विधायक ने जाकर के राज्यपाल को ये नहीं कहा है, अभी तक राज्यपाल ने सुनिए, अभी तक राज्यपाल लेकिन आज एक भी विधायक ने अभी तक जाके राज्यपाल से ये नहीं कहा है कि मेरा इसमें समर्थन नहीं है। एक भी व्यक्ति ने, क्या राज्यपाल नहीं है? क्या राज्यपाल को संविधान में अभी तक राज्यपाल हट गए? मैं कह रहा हूं कि आज भी एक भी विधायक एनसीपी ने जाके कहा हो कि मेरा समर्थन नहीं है तो मुझे बताइए। वो उनकी मीटिंग हो रही है, अभी मीटिंग हुई है। मैं कह रहा हूं जब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में तय किया गया था तो वही तो माना उन्होंने, आज भी वही माना है उन्होंने। संवाद के अलग अलग जरिए होते हैं, चिट्ठी होती है। सुप्रीमो महाराष्ट्र का सुप्रीमो है, विधायक दल का सुप्रीमो अजित पवार है, बिल्कुल जिसको चुना गया है। देखिए विधायक पार्टी का सुप्रीमो, गलत बात है, पार्टी का लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि सुप्रीमो है, लोकतंत्र में चुनाव प्रतिनिधि सुप्रीमो है। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहते हैं लेकिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहते हैं, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना तो सत्ता चल सकती है और ना ही जो है लोग चल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश की कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और मैं कह रहा हूं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है उनके जो है अजीत पवार जो है विधायक दल के नेता थे, अजीत पवार जो है विधायक दल के नेता थे और बिल्कुल चुना गया था। अजीत पवार से इस्तीफे की मांग भी की, एनसीपी के विधायक जो हैं उन्होंने इस्तीफे की मांग की। अरे बात कुछ भी करिए ना, पार्टी में क्या बैठक हो रही है? अरे विधायक दल की बैठक में ये नहीं हुआ है कि साहब अजीत पवार का निर्णय गलत, ये नहीं कहा है। बोल दे इस्तीफे की मांग की है। उमेंद्र जी मैं अपडेट कर देता हूँ, अब जाएंगे उनको आप हमसे ये पूछ रहे हो और उनसे ये नहीं कह रहे कि आप जाके क्या हो? आप फोन करते थे विधायक दल के नेता आपको फोन करने के लिए आप जाकर के बताओ विधायक क्या हो? पहली कार्रवाई विधायक दल के नेता पद से हटाने की होनी चाहिए। क्या जरूरत पड़ी थी? एनसीपी को 48 विधायक अपने ले जाकर के वहाँ खड़े करने 50 हो गए, 50 किधर चाहिए कि 50 खड़े रहे सब ये लोगों लिख के देने तैयार है। आज क्या जल्दबाजी हो रही थी जब तीस तारीख को जो है जब टाइम आएगा, जो संविधान में टाइम आएगा 30 तारीख को बाबू साबित कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल टाइम है और सारा सिस्टम से होगा। ये खिचड़ी की बात होनी चाहिए, खिचड़ी पकड़े दो। आप और हमारे भाई, आप और हम चुने प्रतिनिधि नहीं है, आप और हम नहीं है, आप और हम बात करें कि जो चीज आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए आज कहना चाहिए था उनको। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। तो ये हमारे यहाँ पे जो एक ड्रामा कहें कि ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा, अभी ये लास्ट दृश्य नहीं देख रहे हैं आप, इसका अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं पार्टियां, वहां क्या होता है, उसके बाद अजीत पवार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहां क्या होता है, और सबकी नजर पड़ी हुई है कि 30 नवंबर को क्या बहुमत साबित कर पाएंगे, फ्लोर पे क्या होगा। विधायकों की बाड़ेबंदी एक बार फिर शुरू हो चुकी है, कोई कहां जाएगा कोई कहां जाएगा, देखते रहिए। अभी तो ये और एक खास खबर, आज ही लास्ट खास नहीं है, अभी तो आप देखते रहिए, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। और इसी वजह से हमने कहा है कि ये तो ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र उन नेताओं के लिए अपने वक्तव्य के एक प्लेटफॉर्म होगा, जब पूछा जाएगा मीडिया के माध्यम से कि आप ये क्या कर बैठे, तो याद दिलाएंगे कि आप सोचे 23 नवंबर 2019 तब भी ऐसा ही हुआ था, हमने कुछ गलत नहीं किया इसमें। तो हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ नजीरे गढ़ के पहले से तैयार रखते हैं कि उन्होंने भी ऐसा कहा था। मैं सुन रहा था संजय राउत साहब को पहले कि आप कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं, तो कहा कि जब बीजेपी और पीडीपी मिल सकती है, वो लवजिहाद था, उसी तरह से हम भी जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वक्तव्य देने में बड़ी आसानी रहती है, वो एक मार्गदर्शक की भूमिका, ये घटनाएं उनके लिए साबित होंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।